हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। ठीक है, तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे और इसी में फिर एक छोटा सा टॉपिक है हमारा, वो है हमारा चॉक कॉइल। ठीक है, चॉक कॉइल का काम क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये हमारी सिंपल सर्किट हो गई ट्रांसफार्मर के लिए। इसे बहुत ही इजी सिंपली किया गया। बाकी अगर आप देखो तो रियल लाइफ में ट्रांसफार्मर का जो डिजाइन होता है वो कुछ अलग तरीके का होता है। ठीक है, बाकी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि जो इसका प्रिंसिपल है वो क्या है। ठीक है, तो जो इसका प्रिंसिपल है वो हमारा है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में आपको पता ही है कि अगर एक कॉइल में अगर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, उसके पास अगर दूसरी कॉइल रखी हुई है तो दूसरी कॉइल का जो फ्लक्स है वो चेंज हो जाएगा और फ्लक्स चेंज होने की वजह से जो पास में रखे दूसरी कॉइल है उसमें करंट इंड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है, ये हमारा इसका प्रिंसिपल है। बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की, मतलब क्या क्या चीज़ें इसमें लगाई गई हैं। तो सबसे पहले ये हमारा E1 है। E1 है ये हमारा EMF का सोर्स है। ठीक है, ये हो जाएगा EMF सोर्स। एक मेन बात जो मैंने डायग्राम लिया है, ये डायग्राम आपको HC वर्मा में मिल जाएगा। ठीक है, देख लेना आप, तो HC वर्मा आपको मिल जाएगा। बाकी डायग्राम मैंने NCERT में देखा, लेकिन NCERT में मुझे डायग्राम को अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैंने HC वर्मा से डायग्राम लिया है। ठीक है, इसके बाद जो ये कॉयल बनी हुई है ये वाली यहाँ पे, ठीक है, ये हमारी प्राइमरी कॉयल है जिससे हम इनपुट देते हैं। ठीक है, प्राइमरी है तो इससे हम इनपुट प्रोवाइड कराते हैं। और जो हमारी ये वाली कॉइल है ये हमारी सेकेंडरी होती है, यहाँ से हम आउटपुट निकालते हैं। ठीक है, और जो हमारी ये कॉइल है मान लेते हैं जो प्राइमरी कॉइल है, ठीक है, इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो हमारे हो गए NP। ठीक है, P हमने लगाया ताकि हमें याद रहे कि प्राइमरी है। सेकेंडरी के लिए हम मान लेते हैं कि वो NS है। S का मतलब सेकेंडरी कॉइल के लिए। ठीक है, और ये हमारा, और ये बात हम एज्यूम करके चलते हैं ट्रांसफार्मर के लिए जो हमारी पावर लॉस हुई है, ठीक है, मतलब एनर्जी में जो लॉस हुआ है वो हमारा 0 है। लेकिन अगर बात करें हम आइडियल केस की, ठीक है, तो मतलब आइडियल के लिए तो हमने बता दिया पावर लॉस हमारी 0 होनी चाहिए। लेकिन अगर रियल लाइफ में देखें तो पावर लॉस हमारी 0 नहीं होती है, कुछ ना कुछ उसमें पावर लॉस हो जाती है। तो हम वो भी पढ़ेंगे पावर लॉस हो रही है तो क्यों हो रही है। ठीक है, तो अब इसके बाद पढ़ते हैं इसकी मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स इसकी ये कहती है कि भाई अगर हम मान के चलें जो हमारी पावर है, ठीक है, पावर लॉस, ठीक है, वो हमारी है 0 है। तो मतलब मान लेते हैं प्राइमरी के लिए, प्राइमरी मतलब होता है हमारा इनपुट। ठीक है, उसमें करंट हमारा IP है, EMF हमारा EP मान लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स NP मान लेते हैं। ऐसे सेकेंडरी के लिए अगर हम बात करें तो सेकेंडरी के लिए हमारा करंट IS हो गया, ये हमारा ES हो गया और ये हमारा NS हो गया। ठीक है, अलग अलग P के लिए P से, प्राइमरी के लिए P लगाया है हमने और सेकेंडरी के लिए S यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब पावर लॉस 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि IP EP इज इक्वल टू IS ES। ठीक है, ये हमारी एक इक्वेशन बन जाती है, आपको याद रखनी है। सेकंड जो हमारा फैराडे लॉ है, अगर उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो जो भी हमारी कॉइल होती है तो उसमें अगर हमारे n टर्न्स हैं तो जो हर एक टर्न होगा, ठीक है, एक टर्न होगा उसमें जो हमारा EMF इंड्यूस्ड होगा वो हर एक कॉइल में, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, उसमें वो सेम होगा। ठीक है, तो सेम होगा तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा ये हमारा टर्न वाला है, मतलब जो EMF एक टर्न में हमारा इंड्यूस्ड हुआ है वो हो जाएगा हमारा। अगर बात करें हम प्राइमरी के लिए तो भाई EP अपॉन में NP हो जाएगा, और सेकेंडरी के लिए बात करें तो ES ओवर NS हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो हमारी प्राइमरी कॉइल है उसमें तो नंबर ऑफ टर्न्स NP हैं, सेकेंडरी में NS हैं, तो एक कॉइल में कितना हुआ, NP से डिवाइड कर दो तो प्राइमरी के लिए आ जाएगा, NS से डिवाइड करें तो सेकेंडरी के लिए आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाती है हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब जो हमारी इक्वेशन 2 है अगर इसको मैं यूज करना चाहूँ तो मैं इससे लिख सकता हूँ जो मेरी ES है वो हो जाएगी मेरी EP NS डिवाइडेड बाई NP। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। मतलब अगर मुझे प्राइमरी EMF पता है, प्राइमरी कॉल में EMF कितना है उसका
हमें मुझे नंबर ऑफ टर्न्स पता है, सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स पता है, तो मैं बता सकता हूँ जो हमारी सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो कितना हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये तो हो गया हमारा ईएमएफ बताने के लिए। अगर मान लो कि यहीं पे इफ कंडीशन लगा दें एन एस ग्रेटर देन हो जाए एन पी, मतलब जो प्राइमरी कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल के कंपेरिजन में कम हो जाए, तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता चलेगी, जो हमारी ई एस की वैल्यू है वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी। जब इंक्रीज हो जाएगी तो जो हमारा ये ट्रांसफॉर्मर बनेगा इस कंडीशन में वो होता है हमारा स्टेप अप। ठीक है, स्टेप अप। ठीक है, तो वो हमारा स्टेप अप वोल्ट ट्रांसफॉर्मर बन जाता है। ठीक है, और इसी के साथ अगर हम कंडीशन को रिवर्स कर देते हैं, जो हमारा एन एस है वो अगर हमारा छोटा हो जाए एन पी से, तो जो हमारा ई एस है उसकी वैल्यू हमारी लेस देन हो जाएगी फिर हमारी एन पी से। ठीक है, तो जो हमारा ई एम एफ है वो भी हमारा कम हो जाता है। तो इस केस में जो हमारी ट्रांसफॉर्म होता है उसको नाम देते हैं हम स्टेप डाउन। ठीक है, तो एक में तो मतलब उसने वोल्टेज बढ़ाया था, एक में वो हमारा डाउन कर रहा है। और ये हमने जो बताया है डाउन कब कर रहा है और डाउन अप कब कर रहा है, ये हमारा जो प्राइमरी कॉइल है नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसी से हमने बता दिया है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स अगर सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा होंगे तो स्टेप अप हो जाएगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा, अगर कम होंगे तो स्टेप डाउन हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद जो हमारी पहली इक्वेशन है ये वाली ई पी आई पी इक्वल टू आई एस ई एस, इसको भी यूज कर लेते हैं। तो हमारी आई पी ई पी बराबर है आई एस ई एस। ठीक है, अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो जो मेरा आई एस की जो वैल्यू है वो हो जाएगी मेरी आई पी। ठीक है, ये हो जाएगा ई पी डिवाइडेड बाई ई एस। ठीक है, और जो मैंने ई एस की वैल्यू निकाली थी वो होती है हमारी ई पी एन एस डिवाइडेड बाई एन पी। अगर मैं यहाँ पर रख दूँ इस वाली इक्वेशन में, तो जो फाइनल मुझे इक्वेशन मिलेगी आई एस के लिए हो जाएगी मेरी आई पी, और ये वही हमारा जो ई पी से तो ई पी कट जाएगा तो एन एस नीचे आ जाएगा और एन पी हमारा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं मान लेता हूँ कि जो मेरे के है, के की वैल्यू है मेरी एन एस डिवाइडेड बाई एन पी। ठीक है, जो ये के है, के होता है हमारा ट्रांसफॉर्मर रेशियो, ट्रांसफॉर्मर रेशियो। ठीक है, के मतलब नंबर ऑफ टर्न्स का जो रेशियो है उसी को ट्रांसफॉर्मर रेशियो का नाम दिया गया है। तो मतलब एन एस ओवर एन पी, मतलब सेकेंडरी कॉइल में जो हमारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसमें हम जो प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स हैं उससे हम डिवाइड कर रहे हैं। अब इसको मैं लिखना चाहूँ तो फिर लिख सकता हूँ आई एस इज इक्वल टू आई पी डिवाइडेड बाई के। ठीक है, सीधे शब्दों में से लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से देखना चाहूँ तो अगर मान लो कि अगर के की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 1 हो तो जो हमारी आई एस की वैल्यू है वो ग्रेटर देन आई पी हो जाएगी। सही है गलत है? होगी नहीं होगी? नहीं होगी। ठीक है, तो अगर हमारे भाई के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो जो हमारी आई एस है वो हमारी लेस देन 1 आई पी हो जाएगी। और इसके अलावा जो दूसरा केस है अगर हम इसको ज़्यादा कर देते हैं तो जो हमारे यहाँ पे लेस देन साइन है ये हमारा ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम बता सकते हैं कि जो हमारा करंट है वो हमारा बढ़ेगा घटेगा किस तरीके से वो चेंज होगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा ट्रांसफॉर्मर की थ्योरी। अब बात आती है कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो क्या होती है एफिशिएंसी, आप लोगों को पता ही होगा। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब होता है कि जो हमें उसमें आउटपुट मिला है और वो हमारा कितने इनपुट पर मिला है उनका रेशियो, तो इसको हम ईटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये होता है हमारा आउटपुट, और आउटपुट जो हम निकालते हैं वो हमारी पावर होती है, तो ये हो जाएगा आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। इसका जो रेशियो होता है वो होता है हमारा एफिशिएंसी, और ये हो जाएगा हमारा ई एस आई एस ओवर ई पी आई पी, क्योंकि जो हमारा प्राइमरी है प्राइमरी से तो हम इनपुट दे रहे हैं और सेकेंडरी से हम आउटपुट निकाल रहे हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। अब इसके बाद आता है फिर हमारी, ये तो हमारे ट्रांसफॉर्मर। अब जो ट्रांसफॉर्मर है हमने ये बात एज्यूम की थी जो एनर्जी लॉस है वो जीरो होती है, लेकिन एनर्जी लॉस रियलिटी में वो जीरो नहीं होती है। तो एनर्जी कुछ ना कुछ लॉस होगी, तो एनर्जी जो लॉस हुई वो किस किस रीजन से होती है वो हमें अब पढ़ना है। ठीक है, तो एनर्जी लॉस के बारे में हम पढ़ लेते हैं। एनर्जी लॉस इन ट्रांसफॉर्मर,
तो वो कितना हो जाएगा वो देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा, वो है हमारे हीटिंग की वजह से, ठीक है। जो हमारा ट्रांसफार्मर है, जब वो उसमें करंट फ्लो करेगा तो उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, तो इसका मतलब उसमें हीटिंग इफेक्ट्स होता है, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट की वजह से हीट होगा तो उसमें जो एनर्जी है कुछ वो हमारी हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है, ठीक है। दूसरा है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज। मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज का मतलब ये है कि जो हम ट्रांसफार्मर, हम बेसिकली ये बात एज्यूम करते हैं कि जो हमारा ट्रांसफार्मर रखा हुआ है वो हमारा इंसुलेटेड मटेरियल में है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, उसमें कुछ ना कुछ फ्लक्स का लीकेज हो जाता है, तो इस वजह से कुछ ना कुछ जो हमारी पावर है वो लॉस हो जाती है, ठीक है। ये हमारा सेकंड मेथड। थर्ड है हमारा हिस्टेरेसिस। तो हिस्टेरेसिस का है, ये हमें बताया गया है जो हमारी जो भी हम मटेरियल यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर ट्रांसफार्मर में, वो हमारी डीमैग्नेटाइज होती है, मैग्नेटाइज होती है। तो जो हमने पहले पढ़ा था हिस्टेरेसिस लॉस में, उसमें ये पढ़ा था कि उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है। तो सेम वैसे ही जो मैग्नेटाइज होगा, डीमैग्नेटाइज होगा, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ उसमें एनर्जी लॉस हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद जो फोर्थ है वो आपको पता ही होगा, वो है इसकी हमिंग साउंड। हमिंग साउंड, जो अगर आप ट्रांसफार्मर के पास अगर खड़े हो जाओ तो उसमें कुछ एक हमिंग सी, मतलब करके एक साउंड सी प्रोड्यूस होती रहती है, उसकी वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होती है, ठीक है। तो ये था उसमें एनर्जी लॉस के तरीके। अब बात आती है कि इसको कहाँ पर यूज कर सकते हैं, तो मुझे लगता है आप सभी को पता ही होगा कहाँ पर हम इसे यूज कर सकते हैं। तो फिर मैं एक बार आपको बता देता हूँ यूज। तो सबसे पहले तो हम इसको जो यूज करते हैं वो हमारा जो ट्रांसफार्मर हुआ है, ट्रांसफार्मर को जो हम यूज करते हैं, बेसिकली जो हमारा रेफ्रिजरेटर हुआ, कंप्यूटर हुआ, एयर कंडीशन हुआ, उसमें हम इसे यूज कर लेते हैं, ठीक है। टीवी हुआ, एसी हुआ और कंप्यूटर वगैरह हुआ, उसमें हमें ट्रांसफार्मर मिल जाता है, ठीक है। वो बात अलग है कि जो उसमें ट्रांसफार्मर होता है वो छोटा होता है, और जो यहाँ पे जो आपके मतलब आसपास में जो कोई बड़ा ट्रांसफार्मर होता है वो अलग होता है, ठीक है। इसके बाद सेकंड है हमारा, इसको हम यूज कर लेते हैं फर्नेंस में, भट्टियों के लिए। भाई जहाँ पर ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर ट्रांसफार्मर बड़ा होना जरूरी हो जाता है, वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आपको पता ही है कि जो हमारी वेल्डिंग वगैरह होती है, ठीक है, वहाँ पे भी हम ट्रांसफार्मर का यूज कर लेते हैं। फोर्थ है हमारा, जो हमारी लॉन्ग डिस्टेंस में जो हम एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, लॉन्ग वायर, अगर लॉन्ग डिस्टेंस पर अगर हमें अल्टरनेटिंग करंट को अगर ट्रांसफर करना है तो उसमें हम ट्रांसफार्मर यूज कर लेते हैं, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस एसी ट्रांसफर, मतलब अल्टरनेटिंग करंट को अगर एक से दूसरी जगह, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस पर अगर आपको पहुंचाना है तो उसमें हम ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो थे इसके कुछ एप्लीकेशंस। अब इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक है और बहुत ही छोटा है, तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको उसको बताऊंगा। तो चॉक कॉइल है। चॉक कॉइल जो होती है हमारी, ये कुछ नहीं, सिंपल एक तरीके से इंडक्टर कॉइल होती है, ठीक है। इंडक्टर कॉइल, तो इंडक्टर कॉइल है तो इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ इंडक्टेंस होगा, तो मान लेते हैं इंडक्टेंस इसका एल है, ठीक है। और जो इसका मेन काम होता है, जो आपको याद रखना है, वो होता है कि ये करंट को कंट्रोल करती है, ठीक है। ये होती है कंट्रोल द करंट। ये आपसे इसके बारे में पूछा जाएगा। बाकी और जो इसकी मैथमेटिक्स है वो आपसे शायद नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जो हमारी चॉक कॉइल है वो हमारे करंट को कंट्रोल करने के काम आती है। बाकी सर्किटों में से किस तरीके से यूज कर रहे हैं उसके बेस पर आप इसमें करंट हुआ, वोल्टेज हुआ, पावर हुआ, वो आप इसमें इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। निकालने का तरीका हमारा सेम वही रहेगा जो हमने पहले पढ़ा है, ठीक है। तो इसके साथ साथ जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट है वो यूनिट कंप्लीट होती है। अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।